सो वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट 3 जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर से है। अब देखते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। देखिए, इस यूनिट में हम कवर करने वाले हैं यूनिट 3 का ये टॉपिक, और ये थ्योरी और प्रैक्टिकल हम कवर करने वाले हैं सेशन फर्स्ट में। जिसे हम बात करेंगे अप्रिशिएट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर हमारे पास थ्योरी है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है इसके बारे में बात करने वाले हैं इसमें। चलिए पहले देख लेते हैं डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होती है। डेटा इज़ अन अनऑर्गेनाइज्ड रॉ फैक्ट्स दैट नीड प्रोसेसिंग विदाउट विच इज़ सीमली रैंडम एंड यूजलेस ऑफ ह्यूमंस। देखिए अब डेटा क्या होता है। फॉर सपोज अगर मेरे पास एक कंप्यूटर है और उसके साथ मैंने कुछ पेरिफेरल डिवाइसेस, मेरे पास कुछ पेरिफेरल डिवाइसेस भी हैं जैसे कि कीबोर्ड, माउस है। अगर मैं कंप्यूटर से अटैच नहीं करता हूँ तो ये डेटा क्या है कि डाटा कोई काम का नहीं है मेरा, क्योंकि ये अटैच नहीं है, तो दैट इज़ कॉल्ड डाटा। ये डाटा मेरा अनऑर्गेनाइज है, मतलब ये डाटा मेरा सीपीयू से कनेक्ट नहीं है। सीपीयू से कनेक्ट नहीं है तो डाटा कोई काम का नहीं है, तो ये डाटा ऑर्गेनाइज कहलाता है। इसे ठीक से कनेक्ट करना ही एक डाटा, तब ये कनेक्ट करेंगे तभी डाटा हमारे यूज़ का होगा। तो इसी प्रकार इन्फॉर्मेशन में होता है। इन्फॉर्मेशन इज अ प्रोसेस ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड इन द गिवन कंटेंट्स इन द यूजफुल टू ह्यूमन। अब देखिए इसी प्रकार डाटा को सभी सीपीयू से जोड़ देना, सभी कंप्यूटर्स, कीबोर्ड, माउस को अगर मैं सीपीयू से जोड़ दूँ तो ये मेरे पूरे काम की हो जाएगी। तो ये मेरा एक इन्फॉर्मेशन का काम करने लगेंगे। इन्फॉर्मेशन क्रिएट करेंगे, इन्फॉर्मेशन सेंड करेंगे और रिसीव करेंगे, तो ये इन्फॉर्मेशन होती है। तो डेटा हमेशा अनऑर्गेनाइज होता है, उसे हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। तो यही हम काम IDBMS में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में काम करते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक टेबल होती है जिसके थ्रू हम अपना डाटा स्टोर करके रखते हैं। जो हमारे लिए यूज़फुल होता है वो डाटा स्टोर करने के बाद हम अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं DBMS की हेल्प से। हेडिंग्स देखते हैं इसकी हम। Data is an individual unit that contain raw material which does not carry any specific meaning। देखिए डेटा अब रो और कॉलम में हम जमाते हैं, जहाँ की डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में भी हम इसे रो और कॉलम में ही अरेंज करते हैं। तो जब तक स्पेसिफिक मीनिंग तब तक इसमें नहीं होता जब तक इसे ठीक तरह से अरेंज ना किया जाए। अगर इसमें कॉलम में हेडिंग्स नहीं देंगे, नंबरिंग नहीं करेंगे तो ठीक से डाटा ऑर्गेनाइज नहीं होगा। तो ये एनी स्पेसिफिक मीनिंग, कोई भी स्पेसिफिक मीनिंग इसका यूज़ नहीं होगा। इसी प्रकार इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। सो एज इट अपोजिट, इन्फॉर्मेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ डेटा दैट कलेक्टिवली कैरी अ लॉजिकल मीनिंग। तो इस पास मीनिंग्स, इन्फॉर्मेशन जो होती है काफ़ी मीनिंग्सफुल होती हैं। तो इन्फॉर्मेशन तभी बनता है जब किसी डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है, तभी हमारे लिए यूज़फुल होता है। तो ये इसकी डेफिनेशंस हैं। डेटा डजंट डिपेंड ऑन इन्फॉर्मेशन। डाटा कभी भी देखिए डाटा इंडिपेंड होता है, किसी भी इन्फॉर्मेशन पर नहीं होता। अगर मैं कुछ भी लिख रहा हूँ तो उसमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो सिर्फ मेरा डाटा है। इन्फॉर्मेशन उससे तभी बनता है, इन्फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन अ डाटा। इन्फॉर्मेशन जो होती हैं वो डिपेंड होती हैं डाटा पे, क्योंकि सपोज अगर मैं कहूँगा ये किसकी इन्फॉर्मेशन है तो ये डाटा पे डिपेंड होती हैं। लेकिन डाटा इस कभी किसी भी इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड नहीं करता। डाटा हम कहीं भी लिख सकते हैं, किसका भी लिख सकते हैं, लेकिन वो उसका इन्फॉर्मेशन जो होती है वो डाटा पे डिपेंड होती है। एन एग्जाम्पल ऑफ डाटा इज ए स्टूडेंट्स टेस्ट स्कोर। अब स्टूडेंट का कोई टेस्ट स्कोर है तो वो हमारा समझ लो डाटा है। द एवरेज, अब देखिए इन्फॉर्मेशन क्या है, द एवरेज स्कोर ऑफ अ क्लास एंड द इन्फॉर्मेशन डिवाइडेड फ्रॉम द गिवन डाटा। अब देखिए उसका जो अब डाटा है हमारे पास, इन्फॉर्मेशन क्या होगी, उसी डाटा का इन्फॉर्मेशन अगर मैं कहूँ उसका एवरेज निकालिए तो वो इसकी इन्फॉर्मेशन हो गई। कितना परसेंट हुआ तो वो इसकी इन्फॉर्मेशन हो गई। कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए हैं तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन है। कितने फेल हुए हैं उस टेस्ट में तो वो इसकी इन्फॉर्मेशन है। तो ये डाटा का अगर इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो डाटा से निकली जाती है। तो हमेशा इन्फॉर्मेशन डाटा पे डिपेंड होती है, लेकिन डाटा इंडिविजुअली डिपेंड नहीं होता किसी भी इन्फॉर्मेशन पे। क्योंकि आप ऐसे समझ लीजिए कि इन्फॉर्मेशन से डाटा, इन्फॉर्मेशन निकल जा सकती है डाटा से, लेकिन डाटा से इन्फॉर्मेशन नहीं निकल जाती। देखते हैं कि डेटाबेस क्या होता है। देखिए डेटाबेस क्या होता है, यहाँ पे डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन है। इट्स अ ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर दैट डेटा टू मेक इट इजीली एक्सेसिबल, मैनेजेबल एंड अपडेटेड। डेटाबेस वो होता है जहाँ पे हम डाटा को अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं, उसे मैनेज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं एंड वेरी इजीली और मेंटेन कर सकते हैं। इन द सिंपल वर्ड यू कैन से अ डेटाबेस इज अ प्लेस वेयर द डाटा इज स्टोर। इन द सिंपल वेज हम कह सकते हैं डेटाबेस वो जगह होती है जहाँ पे हम डाटा को स्टोर करके रखते हैं। द बेस्ट analogy of the library contains a huge collection of books। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि एक लाइब्रेरी समझ लो हमारा डेटाबेस है, जहाँ पे हम अच्छे से हर एक डाटा अपनी बुक्स को स्टोर करके रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। हमारे पास बहुत सा ह्यूज कलेक्शन होता है बुक्स का, तो लेकर हम रखते हैं लाइब्रेरी में। तो अगर अच्छे से मेंटेन है पूरी बुक्स तो एक तरह से हमारा लाइब्रेरी हो गया है हमारा डेटाबेस, और जो बुक्स हैं वो हमारी डेटा कहलाएंगी। इसका एक उदाहरण और दिया गया है इन लेमन
टर्म्स। देखिए अब क्या होता है कि मान लो कि हमारे कोई स्कूल या कोई ऑफिस हो, वहाँ पे हमारे पूरे एम्प्लॉयज़ के एक पूरा डेटा पूरी एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन हमारे पास एक कंप्यूटर के अंदर स्टोर होती है। तो वही हमारा पूरा डेटाबेस कहलाता है। जहाँ हमारा डाटा स्टोर होकर रखा रहता है वो हमारा डेटाबेस कहलाता है, और उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो डेटा कहलाती है। देखिए डेटाबेस अगर नहीं होगा तो हमारा डाटा अच्छे से स्टोर होकर नहीं होगा, वो एक्सेसिबल नहीं होगा, मेंटेन नहीं होगा अच्छे से। आई होप आप समझ गए होंगे डेटाबेस और डेटा में क्या अंतर होता है। डेटाबेस किसी डाटा को स्टोर करने का एक तरीका होता है, रखने का तरीका होता है, और डेटा किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये डाटा कहलाती हैं। चलिए इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। तो चलिए इसके पहले एडवांटेज देख लेते हैं। जो पहला एडवांटेज है रिड्यूसिंग ऑफ डाटा रिडंडेंसी। तो डाटा रिडंडेंसी क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, मान लो कि आपके पास बहुत सारा डाटा होता है। अब हमारे कंप्यूटर्स में एक ही नाम की बहुत सारी फाइल्स होती हैं। अब एक ही डाटा हमने बार बार सेव किया होता है, अलग अलग नाम से अलग अलग फाइल्स बनाई होती हैं। तो हमारे पास डाटा बहुत सारा एक ही डाटा का डुप्लीकेट डाटा हमारे पास हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि हमने किसी डाटा में चेंज किया है और हमें पता नहीं कि हमारी मेन फाइल कौन सी है, दूसरी फाइल कौन सी है। तो ये डुप्लीकेसी हटाने के लिए, डाटा रिडंडेंसी हटाने के लिए हम इसमें यूज़ करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट का। हमें यूज़ किया था, क्योंकि देखिए वैसे तो हम फाइल में भी कॉपी कर सकते हैं, फाइल में भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसका डेटाबेस मैनेजमेंट का यूज़ क्यों करते हैं। तो यही है, किसी भी डाटा को कॉपी से बचाने के लिए, रिडंडेंसी को ख़त्म करने के लिए, डुप्लीकेसी को ख़त्म करने के लिए हम डेटाबेस मैनेजमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है, जब आप बनाते हैं इसमें डाटा की डुप्लीकेसी कम हो जाती है। इसमें वो बता देता है फाइल को कि आपका इतने डाटा डुप्लीकेट है, तो उस डाटा को हम डिलीट कर सकते हैं। लेकिन मैनुअली ये चीज़ करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि किसी भी डाटा को हटाना उसे पहले पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये काम हमारे DBMS से बहुत आसानी से हो जाती है। वो डाटा को पहचान कर उसे हमें बता देता है कि ये आपका डुप्लीकेट डाटा है, तो वो हम डाटा डिलीट कर देते हैं। तो पहला ये इसका एडवांटेज है, रिड्यूसिंग ऑफ रिडंडेंसी। ठीक है, दूसरा देखते हैं शेयरिंग ऑफ डाटा। अब देखिए क्या होता है कि अब आपके पास जब डाटा होता है तो हम काफ़ी स्पेसिफिक, काफ़ी हमारा कीमती डाटा होता है, जिसे हम हर किसी से शेयर नहीं करना चाहते, या उन्हीं से शेयर करना चाहते हैं जिन्हें हम परमिशन देना चाहते हैं, दैट वी वुड लाइक टू अलाउ फॉर द पर्सन दैट दे कैन स्पेसिफाई our data, they can use our data, they can edit data but in the specific सेल। और हम चाहते हैं कि वो हमारे कुछ सेल में ही काम करे, उससे ज़्यादा उसे अलाउ ना हो, या हम चाहते हैं कि वो काम ही ना कर पाए आईडी जब तक पासवर्ड ना हो, या इतने टाइम के लिए उस डाटा को एक्सेस कर सके। तो ये काम हम डाटा शेयरिंग का भी यूज़ करते हैं DBMS में। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आईडी और पासवर्ड्स होते हैं। जब हम जनरेट करते हैं, हम एक ही फाइल को कई लोग यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन, उसमें एडिट भी कर सकते हैं, तो पढ़ भी सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं डाटा। लेकिन इफ़ दे हैव द परमिशन फ्रॉम द एडमिन, अगर उन्हें एडमिन से परमिशन मिलती है और आईडी पासवर्ड जनरेट करके दिया जाता है, तो वो आईडी पासवर्ड का यूज़ करके उस काम को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ डाटा शेयर होने के बाद वो एडिट नहीं कर सकते, आईडी डिलीट नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते जब तक उनके पास पासवर्ड ना हो। तो ये डाटा शेयरिंग काफ़ी इसमें सिक्योर होता है। तो ये इसका एक एडवांटेज और है। अब देखिए इसमें एक और लिखा कि मैनी रिमोट यूजर्स कैन ऑल्सो एक्सेस डेटाबेस सिमल्टेनियसली एंड शेयर द डेटा बिटवीन देमसेल्फ। अब इसमें क्या होता है, देखिए अब देखिए रिमोट यूजर्स मतलब हम ये एक ही जगह पे बैठ के दूसरे लोग क्लासेस लेते हैं। फॉर सपोज ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई करवाते हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये डाटा दूसरों से भी शेयर हो, ऑनलाइन शेयर हो जाए, या इन्फॉर्मेशन शेयर होने लगे, तो ये भी काम हम DBMS से कर सकते हैं। ये भी इसका एक एडवांटेज है कि रिमोटली यूजर्स कैन एक्सेस द डाटा, तो हम ये डाटा को यूज़ करवा सकते हैं। ये भी एक इसका एडवांटेज है। थर्ड इज डेटा इंटीग्रिटी। तो डेटा इंटीग्रिटी क्या होती है, देख इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेटा इंटीग्रिटी मीन्स दैट द डाटा इज एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट इन द डेटाबेस। अब इसका मतलब होता है कि डेटा एक तो आपका सही हो, एक्यूरेट हो, कंसिस्टेंट हो इन द डेटाबेस। डेटा इंटीग्रिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज there are multiple database in the DBMS. All these database contain data in the visible or multiple uses, so it necessary to ensure that the data is accurate and consists in the database for all the users. अब देखिए क्या होता है कि जब हम कोई डाटा, फॉर सपोज हम एक मार्कशीट किसी भी सर्वर पे या किसी वेबसाइट पे डाल देते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन आपकी रोल नंबर डालने के बाद आपकी इन्फॉर्मेशन आपको देख सकते हैं। तो डेटाबेस, इसमें डाटा इंटीग्रिटी क्या होती है, डाटा आपका अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके बारे में सर्च की जाती है तो वो इन्फॉर्मेशन हर जगह पे एक्यूरेट मिले और सही मिले। फॉर सपोज मैं एक साइट से आपकी एक वेबसाइट से अपनी मार्कशीट निकालता हूँ तो मेरी वो ही सेम हो, दूसरी वेबसाइट से निकालता हूँ तो वो भी सेम हो। तो डाटा इंटीग्रिटी का मतलब होता है कोई भी डेटा आप जो निकाला जाता है किसी भी साइट से हम जो शेयर करते हैं वो एक्यूरेट हो और सही जानकारी हो और सभी जगह पे सेम हो।
ऐसा नहीं कि मैंने एक मार्कशीट निकाली, दूसरी साइड पे मेरे कुछ मार्क्स अलग हैं, दूसरी साइड से निकाली तो मार्क्स अलग हैं। तो यही इंडिकेटर यही चीज़ दर्शाती है कि डाटा हमेशा ठीक होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए और आप समझ गए होंगे रिलायबल होना चाहिए। डाटा में किसी प्रकार का हेरफेर नहीं होना चाहिए। तो ये काम देखता है डेटा इंटीग्रिटी। तो ये DBMS में होता है। तो डाटा इंटीग्रिटी की ये गारंटी देता है, इसमें डाटा कभी फ्रॉड नहीं होता, डाटा मिस्टेक नहीं होते, एज इट इज़ डाटा रहता है। देखिए अब क्या होता है, रिडक्शन डाटा ये तो हमारा हो गया खत्म। अब देखते हैं डेटा सिक्योरिटी। अब डेटा सिक्योरिटी मुझे जैसे बताया था कि इसमें कोई भी हमारे डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता है, बिकॉज वी हैव अ पासवर्ड प्रोटेक्ट आर DBMS डाटा। तो ये पासवर्ड ID जनरेट करने के बाद ही हम रो सेल में कर सकते हैं, किसी भी रो सेल में कर सकते हैं। तो ये तभी शेयर हो सकता है डाटा जब हम उसे ID पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं किसी भी स्पेसिफिक पर्सन को। अब देखते हैं प्राइवेसी क्या होता है। तो प्राइवेसी रूल इज अ डेटाबेस मीन्स द ओनली द ऑथराइज यूजर्स कैन एक्सेस द डेटाबेस अकॉर्डिंग टू द प्राइवेसी। जैसे कि हमने बात की थी, प्राइवेसी में होता है कि डाटा को एक्सेस वही कर सकता है दैट द एडमिन, दैट द ऑथराइज पर्सन, दैट हु हैव द एक्सेस, जिनके पास एक्सेस हैं वही कर सकते हैं। इसमें कई तरह के फिल्टर्स लगाए जा सकते हैं, कई ऑप्शंस लगाए जा सकते हैं। इसमें हम कितना डाटा एक्सेस करवाना चाहते हैं, कितनी रोज़ एक्सेस करवाना चाहते हैं और क्या क्या कंडीशन देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो सिर्फ एडिट कर सके, हम चाहते हैं वो डिलीट कर सके, हम चाहते हैं वो देख सके। तो ये काम प्राइवेसी से हो सकता है। अब इसका नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, बैकअप एंड रिकवरी। देखिए देयर आर ऑल्सो ऑप्शंस इन द डेटाबेस मैनेजमेंट इन एनी प्रोग्राम्स दैट वी हैव, कि उनमें एक ऑप्शन होता है डाटाबेस रिकवरी। अब कभी कभी होता है कि दैट वी लॉस आर डाटा इन द फ्लक्चुएशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और अदर फेलियर कंडीशंस। So it is very necessary to backup our data, to keep backup our data safe. अब किसी चीज़ का एक डाटा को सेव करके रख लेना, उसी डाटा की कॉपी बनाई जा सकती है, उस डाटा को हम सेव कर सकते हैं उसी कंप्यूटर के अंदर। जब भी हम कौन सी चेंजेस करते हैं तो एक दूसरी फाइल तैयार होती रहती है, इसको बोलते हैं बैकअप। और रिकवरी जब हम उसे रिस्टोर पे क्लिक करते हैं तो डाटा को रिकवर कर सकते हैं। एंड नाउ डाटा कंसिस्टेंसी। अब इसमें देखते हैं डाटा कंसिस्टेंटी क्या होती है। डाटा कंसिस्टेंट मतलब डाटा प्योर होता है। डाटा में अगर कोई डुप्लीकेसी नहीं है, कोई डाटा हमारा रिपीट नहीं हो रहा, या डाटा में कोई चेंजेस नहीं है। फॉर सपोज एक ही नाम का डाटा हो लेकिन उसमें कुछ चेंजेस अलग अलग हों। फॉर सपोज एक ही स्टूडेंट का नाम हो, उसमें नाम में मार्क्स अलग अलग हों, तो ये डाटा कंसिस्टेंसी होती है। तो इसमें तो डाटाबेस मैनेजमेंट हैज़ गिवन द गारंटी फॉर द डेटा दैट इट्स अ प्योर कंसिस्टेंसी ऑफ द डाटा। तो इसमें डाटा कंसिस्टेंसी होती है, इसमें डुप्लीकेट डाटा नहीं होता, डाटा चेंजेस नहीं होता। तो ये काफ़ी सिक्योर होता है और इसमें हमें परेशानी नहीं होती क्योंकि हमारे पास डाटा डुप्लीकेसी का ऑप्शन होता है, जिससे हम डाटा को रिपीट कर सकते हैं, डाटा को हटा सकते हैं, रिपीट भी कर सकते हैं और डाटा कोई चेंजेस हैं तो उसे देख भी सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि टाइप कितने कितने होते हैं, DBMS के कितने प्रकार होते हैं। There are 4 types of DBMS systems are. The full form DBMS is Database Management System. First is Hierarchical Database Management System, Network Database Management System, Relational Database Management System, and 4 is Object Oriented Database Management System. हमारे जो सिलेबस में है वो है रिलेशनल डेटाबेस। अब हम बात कर लेते हैं रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है। यही आगे हमें काम आएगा हमारे IT में। इसके A relational database is a collection of data items. These items are organized as a set of tables with columns and rows. Tables are used to hold information about the objects to the represented in the database. The rows in the table represent a collection of related values of one object of entries. जैसे बताया था मैंने कि इस DBMS में हमारा डाटा रो एंड कॉलम में अरेंज होता है, इसी से हम इसकी इन्फॉर्मेशन डालते हैं हमारे डेटा में। जो भी डेटा है वो रो एंड कॉलम के फॉर्म में होता है, जो कि हमारा जो कि टेबल क्रिएट करता है। तो टेबल आर यूज टू होल्ड द इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट बी रिप्रेजेंटेड इन द डेटाबेस। द रो इज अ टेबल प्रेजेंट इन द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वैल्यूज ऑफ वन ऑब्जेक्ट ऑफ एंटिटी। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स इन रिलेशन डेटाबेस। अब इंपॉर्टेंट कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज टेबल दैट इज कॉल्ड रिलेशन, एंड टपल दैट इज रो एंड रिकॉर्ड, attributes that is column, and attribute that is domain। तो ये हम आगे चल के यही यूज़ करने वाले हैं। टेबल को हम रिलेशन से यूज़ करेंगे, टपल जो होता है रो को टपल कहेंगे, एट्रीब्यूट जो होते हैं वो कॉलम्स को कहेंगे,
एट्रीब्यूट डोमेन जो हम आगे देखेंगे कि कैसे डोमेन दिया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम यहाँ पे ये जैसे एक्सेल की तरह है, रो कॉलम्स होते हैं, लेकिन इसमें नए अलग सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं, बाकी सब सेम है, लेकिन इस फार्मूला नहीं लगते। बस टेबल को हम यहाँ पे एसोसिएट करेंगे विद द वर्ड ऑफ रिलेशन, एंड रो को कहेंगे टपल, एट्रीब्यूट कॉलम को कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। तो हम अब पहले बात करेंगे टेबल की। व्हाट इज़ टेबल एंड हाउ टू मैनेज द डाटा इन द टेबल इन द रो एंड कॉलम फॉर्म्स। तो ये हमारे एक टेबल का फॉर्म्स है, जैसे DBMS में होता है, एक्सेल की तरह ही दिखा दे रहा है। इसमें कई कॉलम्स हैं, रो ऐसे हैं। तो ये मैं जैसे कि हम पहली बात कर चुके हैं, हम डेटाबेस को इस तरह से जमाते हैं हमारे किसी भी रो एंड कॉलम्स में इन द DBMS। That is a table, and that is the definition in the relation database model. A table is a collection of data elements organized in the terms of rows and columns. A table is also considered as a convenient representation of relations. Table is the most simplest form of data storage. Below in the example of employee टेबल, तो आप इस तरह से देख सकते हैं। इस तरह से डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है रो एंड कॉलम्स, जो कि काफ़ी ईजी होता है डाटा को एक्सेस करना। Now let's talk about row. A single entry of the table is called tuple और रिकॉर्ड और रो। तो जो सिंगल एंट्रीज में आप देख रहे हैं, इसको पूरी एक लाइन को रो कहा जाता है। इसे हम रो ना एक्सेल में रो कहते हैं, और यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम इसे टपल और रिकॉर्ड कहते हैं। And where the data has filled in the form of from up to down, that is called column। अब देखिए यहाँ पे जो डाटा आप देख रहे हैं वो अप टू डाउन है, जस्ट लाइक एक्सेल, ऊपर से नीचे तक हम जो दिया गया है, दैट इज़ कॉल्ड कॉलम। हम इसे टेबल से रिलेटेड करेंगे क्योंकि हमारा ये पूरा एक टेबल कहलाएगा। अब दूसरा कॉलम नहीं है तो हमारा ये पूरा टेबल है, इसे हम कहते हैं रिलेशन। दैट यू मस्ट नो अबाउट दैट इज़ आवर टेबल। देखिए डेटाबेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो है दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी की ऑफ द टेबल। अब प्राइमरी की होता है, प्राइमरी की दैट द एलिमेंट ऑफ द नंबर ऑफ और एनीथिंग डाटा दैट इज़ नॉट शुड नॉट बी रिपीट। अब इस फील्ड में वही डाटा भरा जाता है जो कि यूनिक हो। जैसे कि स्टूडेंट आईडी वो एक यूनिक होती है, स्टूडेंट रोल नंबर, एक स्टूडेंट का एक ही रोल नंबर होता है, किसी दूसरे को वो अलॉट नहीं किया जाता। रोल नंबर्स हुआ, हमारा आधार कार्ड नंबर्स हुआ, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन प्राइमरी कीज़ में इन्फॉर्मेशन फर्स्ट में डाली जाती हैं, जिसके थ्रू वो रिपीट ना हो, किसी दूसरे का वही अलोकेट ना हो। फॉर सपोज आधार कार्ड, रोल नंबर, वोटर आईडी नंबर, ये सब हमारे फ़ोन नंबर्स जो कि एक यूनिक होता है, किसी एक आइडेंटिटी पहचान होती है, तो ये पहला प्राइमरी कीज़ है, वही इन्फॉर्मेशन हमारे पास शेयर होती है। उसके बाद नेम है, फिर एज है, फिर फ़ोन नंबर्स है। इस तरह से डाटा अरेंज किया जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट में सिस्टम में। इस प्राइमरी की का जो पहला कॉलम रहता है, इसको हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, नल नहीं छोड़ सकते। इसके अंदर कुछ ना हमें फीड करना ही होता है, इन्फॉर्मेशन शेयर करनी ही होती है, तभी डाटा हमारा पूरा फील होता है। कंपोजिट की होती है कि दैट कंटेंट्स ऑफ 2 or more attributes that uniquely identify and record in the table is called composite key, but the attribute which together form and composite key are not a key independent or individually। अब क्या होता है, अगर किसी कॉलम में सपोज दो कॉलम हमारे पास हो गए, फॉर रोल नंबर, और स्टूडेंट का रोल नंबर भी है, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर ही, तो ये हमारे पास यूनिक कीज़ हो गई दोनों प्रकार की, जो कि रिपीट नहीं है। तो इस प्रकार ये कीज़ को कंपोजिट की कहा जाता है हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। But the attribute which together forms a composite key are not a key independently or individually। लेकिन अगर ये साथ में है तो ये कंपोजिट की का काम करेंगी, लेकिन अगर ये साथ नहीं है तो ये अलग अलग प्राइमरी कीज़ कहलाएंगी। अगर इन दोनों से हम अलग अलग फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज इफ़ दे हैव द यूनिक आईडी लोकेशंस ऑफ द पर्पस, दैट वी कैन से दैट इज़ प्राइमरी की। अगर ये साथ में है तो ही इनको कंपोजिट की कहा जा सकता है। अब बात कर लें फॉरेनर की क्या होती है। इट इज़ अ यूज़ to link two tables together। It is a field or collection of field in one of the table that is referred to the primary key in another tables। अब देखिए टेबल को लिंक करने के लिए, इट इज़ लिंक टू टेबल्स, अगर दो टेबल को एक साथ लिंक करना हो तो हम फॉरेन की का यूज़ करते हैं। द टेबल कंटेंट्स द फॉरेन की इज कॉल्ड द चाइल्ड टेबल। तो फॉरेन की हेल्प से हम किसी भी टेबल को आपस में लिंक कर सकते हैं, डाटा शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं इसका डाटा ये है। तो द टेबल कंटेंट्स the foreign key is called the child table। तो
द टेबल विच इज़ कंटेनिंग द फॉरेन की इट विल कॉल द चाइल्ड टेबल। जिस टेबल के पास कंटेनिंग टेबल की होगी उसे हम चाइल्ड टेबल भी कहते हैं। अब एक टेबल को देख के समझ लेते हैं कि इस प्रकार से हम टेबल को हम आपस में लिंक करते हैं बाय द हेल्प ऑफ फॉरेन की। टेबल फर्स्ट को देख लेते हैं। देखिए हम इसमें प्राइमरी की हमारी क्या होगी, हमारी प्राइमरी की होंगी जो कि यूनिक नंबर्स है, दैट इज़ अ पर्सन आईडी, ये हमारा प्राइमरी की होगा एंड दैट इज़ अ टेबल, दैट इज़ टेबल कंटेनिंग। और जो आपकी सेकंड टेबल में देख रहे हैं इसमें यहाँ पर दो प्राइमरी कीज़ हैं। देखिए ऑर्डर आईडी भी है और पर्सन आईडी भी, लेकिन पर्सन आईडी ये भी यूनिक नहीं है, काफ़ी रिपीट हो रही, तो ये हमारी प्राइमरी कीज़ नहीं कहलाएंगी, हमारी प्रीवी ऑर्डर आईडी ही कहलाएंगी। तो देखिए इसमें जो हमारी इंपॉर्टेंट और पहली टेबल होगी वो फर्स्ट वाली होगी, जो लेफ्ट साइड आप देख रहे हैं पर्सनल आईडी 1 2 3 वाली हसन, ये हमारी प्राइमरी फर्स्ट टेबल है। अब देखिए अब चाइल्ड आईडी टेबल किसको कहेंगे, जो सेकंड आप देख रहे हैं ऑर्डर नंबर्स, इससे हमें डाटा यहाँ पे कंसिस्ट है, हमारा डाटा इसका आता है यहाँ पे, तो ये हमारी फॉरेन कीज़ का यूज़ हो रहा है, तो ये हमारी चाइल्ड टेबल कहलाएगी। तो हमारी चाइल्ड टेबल मतलब यहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। ऑर्डर आईडी सेम है दोनों में, जबकि यहाँ पर्सन आईडी लिखा हुआ है, ऑर्डर नंबर्स लिखे हैं, पर्सन आईडी लिखा हुआ है, तो हमारी ये चाइल्ड आईडी हुई, चाइल्ड टेबल हुई, और ये हमारी लेफ्ट साइड में जो देख रहे हैं वो हमारी मेन आईडी, मेन टेबल हुई। अब थोड़ा टेबल को समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास पर्सन आईडी है और यहाँ पर पर्सन आईडी रिपीट हो रहा है, मतलब ये है कि यहाँ पे तीन आप जो 2 बार देख रहे हैं, मतलब पीटरसन की आईडी जो है 3, उन्होंने 2 बार कुछ ऑर्डर किया तो उनका ऑर्डर नंबर 2 बार है। लेकिन जो सेकंड नंबर पे आप जो देख रहे हैं, जो उस पर्सन का आईडी नंबर ऑर्डर नंबर देख रहे हैं वो पहली बार है, और फर्स्ट वन का 1 बार। तो ये हमारी मेन टेबल है। मेन टेबल से डाटा यहाँ पर हम लिंक करते हैं, जिससे हमें डाटा यहाँ पर शेयर हो जाए, तो हमारी मेन डाटा से चाइल्ड टेबल से डाटा हमारा मेन टेबल में आ जाए। तो ये इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा कोई डाटा डीअरेंज है, तो वो इस तरह से जमाया हुआ है। लेकिन इसमें यूनिक आईडी का सेम कौन काम कर रहा है, पर्सन आईडी यूनिक है 1 2 3। इससे हमारा डाटा, जैसे आपने देखा होगा एक्सेल में वैल्यू कप लगा के 1 2 3 का डाटा यहाँ से ला सकते हैं, तो वही ऐसा हो तो नहीं सकता फार्मूला में, लेकिन ये वही उसी तरह से रिप्रेजेंट करता है ये टेबल उसको। तो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे। इस टॉपिक का लास्ट वीडियो है, टॉपिक है RDBMS रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, स्टैंड फॉर रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए हम इनमें से कुछ एक का लैंग्वेज का यूज़ करना हुआ है, SQL का, या फिर जैसे MS SQL का, सर्वर का, IBM का, Oracle का आपने नाम सुना होगा, MySQL का, माइक्रोसॉफ्ट का, UL का, लिब्रा ऑफिस। तो हम इसमें लिब्रा ऑफिस का यूज़ करने वाले हैं आने वाले वीडियोज़ में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। तो लिब्रा यूज़ का कैसे यूज़ करते हैं, तो टिल देन हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।